फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में दिया है दिल्ली। अगर प्रश्न आपसे बने कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में। और भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के नागपुर में है। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के नागपुर में है। आइए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है केरल में, ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है असम में। देखिए, केरल में पेरियार अभ्यारण्य पूछता है तो केरल में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जबकि असम की बात करें तो मानस, काजीरंगा, रायमोना और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो हैं असम में हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो उत्तर होगा असम में। प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारत में पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी में दिया है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी में दिया है सैम पित्रोदा और डी में दिया है अरुण कृष्णन। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे तो अमेरिका के। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे लेकिन विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत जो है अमेरिका से नहीं हुई। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई मैक्सिको से और यह क्रांति लाई गई थी जौ, गेहूं और चावल के लिए। जबकि पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए लाई गई थी। और भारत में पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं सैम पित्रोदा। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि अरुण कृष्णन चौधरी जो हैं नीली क्रांति के जनक हैं और नीली क्रांति लाई गई थी मछली और समुद्री उत्पादन में वृद्धि के लिए। और यहाँ पूछ रहा था कि भारत में पीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं तो आपका उत्तर होगा सैम पित्रोदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मालगाड़ी का परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1851 में, बी में दिया है 1853 में, सी में दिया है 1859 में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ प्रथम मालगाड़ी का परीक्षण कब हुआ पूछ रहा है, न कि प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। और देखिए, प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में। और भारत में प्रथम मालगाड़ी का परीक्षण कहाँ हुआ तो रुड़की 1851 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि 1859 में उत्तर प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी जो है प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। यहाँ प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा था कि भारत में प्रथम मालगाड़ी का परीक्षण कब हुआ तो आपका उत्तर होगा 1851 में। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई तो 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच। और 1859 में उत्तर प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी जो है प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। उम्मीद है उत्तर आपको स्पष्ट होगा पूरी तरह से। यहाँ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1851 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन ए में दिया है छत्तीसगढ़ में, बी में दिया है उड़ीसा में, सी में दिया है झारखंड में और डी में दिया है पश्चिम बंगाल में। देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है यदि पूछता है तो आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। देखिए प्रश्नों को आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है तो पश्चिम बंगाल में। जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है तो झारखंड में। और राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है उड़ीसा में। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा था कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया है पांडुरंग हेगड़े ने, बी में दिया है कल्याण सिंह रावत, सी में दिया है गौरा देवी और डी में दिया है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए पांडुरंग हेगड़े ने नेतृत्व किया था एपिको आंदोलन का, और एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था तो कर्नाटक में। जबकि गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इन सब का संबंध था चिपको आंदोलन से। और देखिए मैती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो कल्याण सिंह रावत ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत नापने की इकाई है। ऑप्शन ए में दिया है डेसिबल, बी में दिया है हर्ट्ज, सी में दिया है डॉप्सन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है डेसिबल में और ध्वनि की आवृत्ति का मापन किया जाता है हर्ट्ज में। जबकि ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन से। और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा था कि वायुमंडल में ओजोन परत नापने की इकाई है तो आपका उत्तर होगा डॉप्सन। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों में निमोनिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक हानिकारक है। ऑप्शन ए में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी में दिया है ओजोन गैस और डी में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाई जाती है। और बच्चों में निमोनिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सर्वाधिक हानिकारक है तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लास को आप लोग शेयर कर दें अपने मित्रों में। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है पश्चिमी घाट, बी में दिया है पूर्वी घाट, सी में दिया है इंडो बर्मा और डी में दिया है सुंडालैंड। देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट पहले तो ये जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है, सुंडालैंड है और एक है पूर्वी हिमालय। जबकि पूर्वी घाट जो है नहीं है। यही पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी हमने बताया कि जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पूर्वी हिमालय। जबकि पूर्वी घाट नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ते हैं। किस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य प्रकृति का एक अंग है। ऑप्शन ए में दिया है नियतिवादी अवधारणा, बी में दिया है संभववादी अवधारणा, सी में दिया है नवनियतिवादी अवधारणा और डी में दिया है पारिस्थितिकी अवधारणा। देखिए नियतिवादी अवधारणा की बात करें तो
यह प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और मनुष्य को गौण। और इसका ठीक उल्टा है संभववादी अवधारणा। यह जो है मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है और प्रकृति को गौण, जबकि नवनियतिवादी अवधारणा जो है दोनों की श्रेष्ठता को अस्वीकार करते हुए सतत विकास पर बल देती है। और मनुष्य जो है प्रकृति का एक अंग है, मानना है पारिस्थितिकी अवधारणा का। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मनुष्य ने पर्यावरण के किस काल में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए में दिया है आखेटक काल में, बी में दिया है पशुपालन काल में, सी में दिया है कृषि काल में और डी में दिया है प्रौद्योगिकी काल में। देखिए आखेटक काल का संबंध है प्राकृतिक मानव से और सर्वप्रथम मनुष्य जो है समूह में रहना प्रारंभ किया पशुपालन काल में, जबकि प्रकृति के साथ सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ किया कृषि काल में। यही प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा था। तो देखिए मनुष्य ने पर्यावरण के किस काल में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृषि काल में। प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि प्रौद्योगिकी काल में जो है विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है प्रकृति को मनुष्य ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी नदी पक्षपात डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए में दिया है मिसिसिपी, बी में दिया है अमेजन, सी में दिया है नील नदी और डी में दिया है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए नील नदी को जो है मिस्र का वरदान कहा जाता है। और कौन सी नदी पक्षपात डेल्टा का निर्माण करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और यह पूछता है कहाँ गिरती है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। चलिए अभी हमने बात की कौन सी नदी पक्षपात डेल्टा का निर्माण करती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी और मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। पूछता है यह कहाँ गिरती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और मैक्सिको की जो खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश के हैं? ऑप्शन ए में दिया है फिलीपींस के, बी में दिया है न्यूजीलैंड के, सी में दिया है इंडोनेशिया के और डी में दिया है जापान के। देखिए जावा और सुमात्रा यह इंडोनेशिया के द्वीप हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा ये जो है इंडोनेशिया के महाद्वीप हैं। और सबसे बड़ा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछता है तो बोर्नियो होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें और यदि चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंडा गर्त है, ऑप्शन ए में दिया है हिंद महासागर में, बी में दिया है प्रशांत महासागर में, सी में दिया है अटलांटिक महासागर में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए सुंडा गर्त है जो यह हिंद महासागर में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि प्रशांत महासागर में जो है मेरियाना गर्त है जो कि सबसे गहरा गर्त है। यह बहुत पूछता है क्वेश्चन। प्रशांत महासागर में जो है मेरियाना गर्त है जो कि सबसे गहरा है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की में है, ऑप्शन ए में दिया है मृत सागर, बी में दिया है वान झील, सी में दिया है ग्रेट साल्ट लेक और डी में दिया है कैस्पियन सागर। तो देखिए तुर्की में जो है वान झील है। प्रश्न पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक लवणता किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वान झील। इसकी लवणता जो है 330% है, जबकि मृत सागर की जो है 238% है।
इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वान झील कहाँ है? तो तुर्की में। जबकि कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एशिया की सीमा पर है। देखिए प्रश्न यहाँ से भी बनता है, यूरोप और एशिया की सीमा कौन बनाता है? तो कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बेल्ट संबंधित है, ऑप्शन ए में दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए यह एक घास है, पूछ रहा है कि बेल्ट संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय, बी में दिया है उष्ण कटिबंधीय, सी में दिया है शीत कटिबंधीय और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए बेल्ट जो यह घास है, यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसकी चर्चा हमने संभवतः पिछली प्रैक्टिस में की हुई है। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के अंतर्गत मुख्य रूप से बेल्ट, डाउन्स और पंपास, इनको आप नोट्स कर लेंगे कहीं। ये जो हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास हैं, बेल्ट, डाउन्स और पंपास। जबकि उष्ण कटिबंधीय में देखिए सवाना, कंपोज और लानोज। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय में देखिए बेल्ट आते हैं, डाउन्स और पंपास, आप नोट्स कर लेंगे। और उष्ण कटिबंधीय में देखिए सवाना, कंपोज और लानोस। चलिए प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। सागरमाथा अवस्थित है, ऑप्शन ए में दिया है नेपाल में, बी में दिया है भारत में, सी में दिया है अफ्रीका में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए सागरमाथा जो है यह एक चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसी को जो है नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपिको आंदोलन कब हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है 1973 में, बी में दिया है 1980 में, सी में दिया है 1983 में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग भी उत्तर करिए। देखिए चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। यहाँ देखिए एपिको आंदोलन पूछ रहा है, तो एपिको आंदोलन हुआ था 1983 में। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एपिको आंदोलन के उत्प्रेरक हैं पांडुराम हेगड़े। और एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। किसके लिए हुआ था? चंदन के वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था। चलिए एपिको आंदोलन कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1983 में। जबकि चिपको आंदोलन यदि पूछता है तो 1973 में हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 19 देखिए। आगरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपके ऑप्शन में दिया है यमुना नदी के तट पर, बी में दिया है सरयू नदी के तट पर, सी में दिया है हुगली नदी के तट पर और डी में दिया है गोमती नदी के तट पर। देखिए आगरा शहर जो है बसा है यमुना नदी के तट पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि सरयू नदी के तट पर जो है अयोध्या बसा हुआ है और हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है कोलकाता। नोट्स कर लेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। देखिए और गोमती जो है नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ शहर। चलिए प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। ऊटी किस राज्य में है? देखिए यह एक पर्यटन स्थल है, पूछ रहा है यह किस राज्य में है। आपके ऑप्शन में दिया है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। देखिए ऊटी एक पर्यटन स्थल है जो कि तमिलनाडु राज्य में है और यह नीलगिरी की पहाड़ी पर है। और देखिए नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा नीलगिरी पहाड़ी पर।
और देखिए टोडा जनजाति में जो है बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है, मतलब एक स्त्री कई पतियों के साथ जो है विवाह कर सकती है। चलिए, पूछ रहा था ऊटी किस राज्य में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है। ऑप्शन ए में दिया है रेणुका वेटलैंड, बी में दिया है सुंदरबन वेटलैंड, सी में दिया है हैदरपुर वेटलैंड और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है सुंदरबन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में है। जबकि हैदरपुर वेटलैंड की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, और यदि सेशन आपको पसंद आया तो क्लास को आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।